हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फाल नेशन में। देखा आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि ठीक होंगे और बड़े मजे में होंगे। एंड टुडे आई वांट टू रिएक्ट ऑन अ वीडियो जो काफी दिनों से मुझे चाहिए थे और मुझे मिल नहीं रही थी ऐसी वीडियोस को। सो ये कुछ डिटेल्ड वीडियो अबाउट नेपाल। वीडियो का नाम है हाउ नेपाल कम और बिग कंट्री। नेपाल कैसे इतना बड़ा कंट्री बना। सो टुडे आई वांट टू रिएक्ट दिस वीडियो। अगर आपको भी कोई रिक्वेस्ट है नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपनी पसंद के कोई वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं, उसके ऊपर हम रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करें, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको चेक इट आउट कर सकते हैं। हर 508 लोगों में से एक का टेस्ट नेपाल ने किया है। दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है। नेपाल में कई भारतीय द्वारा कोविड-19 केसेस लाने की बात भी देखी गई, जिस 2 कदम बहुत ही अच्छे उठाए थे। पहला कदम था स्क्रीनिंग, दूसरी चीज थी टारगेटिंग द हाई रिस्क एरिया। नेपाल की सरकार ने तुरंत चाइना से कई स्क्रीनिंग डिवाइसेस मंगाई, जिसके चलते ये ग्राफ काफी फ्लैटन हो जाता है और इससे हॉस्पिटल्स पर दबाव नहीं आता और हमारे ही इम्यून सेल इन वायरसेस के दोस्त बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिवम। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में फैल रही महामारी यानी कि कोरोना का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नेपाल ने कैसे अपने देश में इस महामारी को फैलने से रोका है। दोस्तों, इस फ्रेश 1 मई के डेटा को देखें तो अमेरिका में लगभग 11 लाख लोग कोरोना की चपेट में है। लगभग 64,000 लोगों की जान जा चुकी है। और दूसरी ओर नेपाल की बात करें तो नेपाल में टोटल केसेस सिर्फ 59 है और किसी की भी जान नहीं गई है। दोस्तों, नेपाल में केसेस कम होने के कुछ अपने ही कारण हैं, जिसमें से एक तो है पॉपुलेशन और दूसरा है गुड टेस्टिंग। दोस्तों, नेपाल की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ है और नेपाल के इस डेटा को देखें तो नेपाल ने करीबन 59,000 टेस्ट किए हैं, यानी कि 59,000 टेस्ट। तो जब हम इस 3 करोड़ में से 59,000 को डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 508, जिसका ये मतलब है कि नेपाल की कुल जनसंख्या में से हर 508 लोगों में से एक का टेस्ट नेपाल ने किया है। दोस्तों, दूसरी ओर भारत को देखें तो डेटा के हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या करीबन 136 करोड़ है, जिसमें से भारत ने करीबन 9 लाख टेस्ट किए हैं। यानी कि कुल जनसंख्या का टेस्ट से अनुपात निकालेंगे तो ये करीबन 1511 लोग आता है, यानी कि हर 1511 में से एक का ही टेस्ट भारत कर पा रहा है और दूसरी ओर नेपाल हर 508 में से एक का टेस्ट कर पा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं साफ होता है कि नेपाल अपनी जनसंख्या के हिसाब से ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग कर रहा है। और इस एशियाई रीजन की बात करें, जहां भारत, बांग्लादेश, नेपाल, चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं, उनमें से नेपाल की पॉपुलेशन के हिसाब से टेस्टिंग सबसे अच्छी है। अमेरिका को देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या 33 करोड़ है, जिसमें से अमेरिका ने 64 लाख लोगों का करीबन टेस्ट किया है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन को टोटल नंबर ऑफ टेस्ट से डिवाइड करते हैं तो हमको नंबर मिलता है 51, यानी कि 51। यानी कि अमेरिका ने अपनी कुल जनसंख्या में से हर 50 में से एक को टेस्ट किया है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि अमेरिका की इतनी अच्छी टेस्टिंग, यानी कि हर 50 में से एक को अमेरिका अगर टेस्ट करता है, फिर भी अमेरिका में इतने ज़्यादा केसेस क्यों आए हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह है अमेरिका का लॉकडाउन ना किया जाना। जब अमेरिका में कोरोना फैल गया, उसके बाद उस पर कदम उठाए गए, जिसके चलते कोरोना अमेरिका में पहले ही अपनी जगह बना चुका था। यानी टेस्टिंग में लेट किया गया और कोरोना पहले ही फैल चुका था, जिसको अमेरिका ने ज़्यादा टेस्ट करके बाद में पकड़ा है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल ने कई सख्त कदम उठाए, साथ ही साथ टेस्टिंग पर भी ध्यान दिया और उसके बाद ही कोरोना पर इतना कंट्रोल पाया जा सका। दोस्तों, अगर हम नेपाल और सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के आंकड़े देखें तो दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है। जहां अमेरिका में इससे 50,000 जानें गई हैं, तो वहीं नेपाल में इससे एक भी जान नहीं गई। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इस वायरस से धराशायी हो गया और नेपाल में इस वायरस का प्रकोप इतना कम क्यों रहा और नेपाल ने इस पर कैसे कंट्रोल पाया, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, नेपाल में बीते महीने मार्च से ही इस वायरस से लड़ने के लिए तैयारी की थी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने
24 मार्च से ही नेपाल में लॉकडाउन लागू कर दिया था, जो कि 8 दिन का लॉकडाउन था। कोरोना का प्रकोप देखते हुए इस लॉकडाउन को 8 दिन के लिए और बढ़ाया गया और इसे 15 अप्रैल तक किया गया। लेकिन 15 अप्रैल तक भी हालात सही न होने के कारण नेपाल ने इसे और बढ़ाकर 27 अप्रैल तक कर दिया। दोस्तों, अगर गहराई से देखें तो नेपाल ने 2 कदम बहुत ही अच्छे उठाए थे, जिसके चलते नेपाल में कोविड-19 उस हद तक नहीं फैला। पहला कदम था स्क्रीनिंग, यानी कि विदेश से आ रहे लोगों को देखना कि वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं है। दूसरी चीज़ थी टारगेटिंग द हाई रिस्क एरिया, यानी कि उन एरिया पर ज़्यादा ध्यान देना जहाँ से कोविड-19 फैल सकता है। दोस्तों, एयरपोर्ट पर अच्छे से स्क्रीनिंग आपके देश में कोरोना की एंट्री पर रोक लगा सकती है। Yes, this is right. जिस बात को नेपाल की सरकार ने बखूबी समझा और तुरंत इस पर काम किया। नेपाल की सरकार ने तुरंत चाइना से कई स्क्रीनिंग डिवाइसेस मंगाई और एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग करना शुरू किया, जिसके बाद नेपाल ने क्वारंटीन करने की भी व्यवस्था अच्छी की। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर बहुत बड़ी गलती की। इंडियन गवर्नमेंट ने स्क्रीनिंग तो अच्छी की, लेकिन क्वारंटाइन करने की कोई व्यवस्था नहीं की। क्वारंटाइन करने के लिए फॉरेन से आ रहे लोगों को सेल्फ क्वारंटीन का ऑप्शन दिया, जिसके चलते ये वायरस पूरे देश में फॉरेन से आए लोगों के जरिए जगह जगह फैल गया। Yes. वहीं नेपाल ने इस चीज़ को अच्छे से भांप रखा था। दूसरी चीज़ टारगेटिंग द हाई रिस्क एरिया, यानी कि नेपाल ने पहले से ही चीज़ों को टारगेट कर रखा था कि एयरपोर्ट्स और बॉर्डर एरिया से ही पूरे नेपाल में कोरोना फैल सकता है, जिसे लेकर नेपाल ने एयरपोर्ट पर अच्छी स्क्रीनिंग की और बॉर्डर एरियाज को अच्छे से सील किया। बॉर्डर एरियाज की बात करें तो नेपाल का बॉर्डर चाइना और भारत से लगता है। भारत से करीबन 1800 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल से लगता है और इस बॉर्डर के जरिए कई बार इनफिल्ट्रेशन भी होती रहती है, जिसके चलते नेपाल में कई भारतीय द्वारा कोविड-19 केसेस लाने की बात भी देखी गई, जिसके बाद नेपाल सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और भारत और नेपाल के बॉर्डर को सील किया। इसके लिए नेपाल सरकार ने करीबन 8000 नेपाली कर्मियों को बॉर्डर एरियाज में भेजा गया और वहां अस्थायी कैंप बनाकर निगरानी के लिए उन्हें रखा गया। तो इन दोनों हाई रिस्क एरिया पर नेपाल ने अच्छे से काम किया, जिसके जरिए कोविड-19 को नेपाल ने काउंटर किया। कोविड-19 आपकी बॉडी में जाकर क्या करता है और इसका हम पूरा सिमुलेशन देंगे। और इनका सबसे खतरनाक रूप ह्यूमन बॉडी के लंग्स में ही देखा गया है। सिर्फ एक कोरोना वायरस आपके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे ही इम्यून सेल इन वायरसेस के दोस्त बन जाते हैं और हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ये वायरस और सेलों को इन्फेक्ट करने के लिए अपनी आर्मी तैयार कर चुका होता है और काफ़ी मात्रा में नए कोरोना वायरस बॉडी में पनप जाते हैं। ये नए कोरोना वायरस तैयार हो जाते हैं लंग्स की और भी एपिथेलियल सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि एक्सपोनेंशियली बढ़ते रहते हैं। करीबन 10 दिनों के अंदर ये मिलियंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और बिलियंस ऑफ कोरोना वायरस लंग्स में बन जाते हैं। पर कोरोना वायरस इन इम्यून सेल से ही खेलने लगता है और इन इम्यून सेल्स पर ही अटैक कर देता है और उन्हें इन्फेक्ट कर देता है। ये वायरस आपके इम्यून सेल को कंफ्यूज कर देता है। दोस्तों, अगर आपको पूरा सिमुलेशन देखना है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इसे पूरा देख सकते हैं और साथ ही साथ लास्ट में आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, इस वायरस से इस समय बचने का सबसे अच्छा तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि लोगों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन और कोई भी दवाई का इजाद नहीं हो पाया है। और मैं इसका प्रूफ देता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग से किस तरह से इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसका एक सिमुलेशन वॉशिंगटन पोस्ट ने दिया था, जो मैं आपको दिखाकर इसे समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब कोई भी क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जाती है, लोग फ्रीली घूम रहे हों। इस सिमुलेशन में आप देख सकते हैं फ्रीली घूमते हुए डॉट्स, जो कि लोग हैं। ऑरेंज डॉट बीमार लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। वो पूरी पॉपुलेशन को एक साथ कितनी जल्दी से कोरोना फैला रहे हैं, जिसके चलते एक साथ बहुत से लोग कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और हमारे हॉस्पिटल पर एकदम से बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है
और बीमार लोगों का ग्राफ एकदम से पीक पे जाता है, जिसके चलते सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। दूसरा सिमुलेशन है फोर्स क्वारंटीन और लॉकडाउन का। इसमें जब तक लोगों को लॉकडाउन में रखा जाता है तब तक सिचुएशन कंट्रोल में रहती है, पर जैसे ही लॉकडाउन एकदम से हटता है तो लोग निकलना शुरू होते हैं और ये ग्राफ एक बार फिर से अपने पीक पर जाता है, जो कि दिखाता है कि एक बार फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल एकदम से इतने मरीज़ों को नहीं देख सकते। तीसरा सिमुलेशन है सोशल डिस्टेंसिंग का, जिसमें लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से बचते हैं, जिसके चलते ये ग्राफ काफ़ी फ्लैटन हो जाता है और इससे हॉस्पिटल्स पर दबाव नहीं आता, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से टाइम मिल जाता है और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम आते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए हम कोरोना को ज़्यादा फैलने से भी रोक सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक फैलने से भी। चौथी और सबसे कारगर चीज़ है लॉकडाउन, यानी कि लोग जब खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर ले और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो इससे देखा गया है कि कोरोना का ग्राफ एकदम फ्लैटन हो जाता है, जिससे हॉस्पिटल्स पर कोई भी प्रेशर नहीं आता और हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स पर कोई प्रेशर नहीं होता। इन चारों ग्राफों को एक साथ देखने से पता चलता है कि जितना फ्लैटन ग्राफ उतना अच्छा कोरोना से बचने का तरीका, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन इसमें सबसे ज़्यादा कारगर है, जिसके ज़रिए हम टाइम के साथ इस ग्राफ को फ्लैटन कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा पाते हैं। सो ये था सिमुलेशन, और इससे पता चलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन इस वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसके लिए आपको अपनी सरकारों का शुक्रिया अदा करना चाहिए और साथ ही साथ उनके द्वारा बनाए गए सभी नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ही इसका अभी तक एकमात्र उपचार है। सो मैं अपनी टीम की तरफ से देख रहे सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन करें और साथ ही साथ हाथों को अच्छे से धोते रहें। होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुझे नहीं पता था कि किस बारे में बताएंगे, बट ये कोरोना वायरस के बारे में बता रहे थे कि भाई नेपाल ने काफ़ी अच्छा काम किया, और मैंने काफ़ी वीडियोस में देखी। जब लॉकडाउन वाली वीडियो थी तो उसमें इन्होंने एक स्पेशल आला पकड़ा हुआ था कि स्पेशल आले के ज़रिए से इन्होंने लोगों को बचाना स्टार्ट किया था। वो कैसा कि भैया उस आले से आप इंसान को पकड़ के आप पुलिस की गाड़ी में लेके जा सकते हो, जो सोशल डिस्टेंसिंग या जो लॉकडाउन वगैरह को सपोर्ट नहीं करता, तो उसको पकड़ कर दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। बट ये सबसे मेन चीज़ है और सबसे अच्छी चीज़ भी यही है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग करो और साथ में भाई लॉकडाउन ना करो। बट पाकिस्तान में 9 मई को लॉकडाउन ख़त्म होने वाला, आई थिंक 1.5-2 महीने लॉकडाउन चला। बहुत ज़्यादा बड़ा लॉकडाउन था जो हमें बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया हम सब, मुझे नहीं बाकी और लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया। मुझे तो इतनी परेशानी नहीं भी थी, बट काफ़ी और लोग जिनके पास डेली तरीके से कम पैसे कमाते हैं और खाना वाना खाते हैं और अपने लिए पैसे कमाते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। उन लोगों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा जिनके कारोबार बंद हुए हैं इस लॉकडाउन में, और उन पे उन बड़े लोगों पे तो असर नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग तो उन लोगों तो पे असर नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सारा साल कमाया होता है, और 1-2 महीने बंद भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। बट इट्स प्रेशराइज वो लोग जिन्होंने नहीं कमाया। फिर भी नेपाल को देखा जाए तो नेपाल इज़ ग्रेट एंड अमेजिंग जॉब। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि लॉकडाउन को इन्होंने रखा, और लॉकडाउन की वजह से मतलब स्पेशल आला रखा, सबसे कम नंबर नेपाल में आया है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ब्लॉग चैनल भी है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर सकते हो।